नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। 22 अप्रैल को भारत के पहलगाम में एक आतंकी घटना घटित होती है, जिसमें 26 भारतीय अपनी जान गंवा देते हैं। उसके बाद उसके रिटेलिएशन में भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है और मात्र 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए जाते हैं, 11 एयरबेसेस उड़ाए जाते हैं, 4 रडार स्टेशन उड़ाए जाते हैं, हवा में वॉक्स मार के गिराया जाता है। और भैया एलओसी पे तो क्या क्या हुआ उसका तो हिसाब छोड़ ही दीजिए। हालत ये हो जाती है कि 10 तारीख आते आते 10 मई आते आते पाकिस्तान पहले सऊदीज को फोन मिलाता है, फिर अमेरिका को फोन मिलाता है कि भैया हमें भारत के प्रकोप से बचाओ। तब पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ को फोन करता है कि भैया इससे ज्यादा झेलने की औकात नहीं है, पॉज कर दो, रुक जाओ। तब जाकर भारत ऑप सिंदूर को पॉज करता है और जहां पूरी दुनिया भारतीय जो सेनाएं हैं उनके पराक्रम को, उनके शौर्य को, उनकी उपलब्धियों को एक्नॉलेज कर रही थी, लेकिन भारत में एक विपक्षी दल था जिसे लगता था कि भैया इसका फायदा कहीं बीजेपी को ना मिल जाए, तो इसे कैसे कमतर करके आंका जाए। तो कहा जाने लगा कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया और नरेंद्र सरेंडर का जुमला लेकर जो कांग्रेस है पूरा कैंपेन चलाने लगी। उसे लगा यार अब तो कुछ ऐसा हाथ लग गया है कि अब तो नरेंद्र मोदी को घेर ही लेंगे। वो राहुल गांधी, उनके पीछे चलने वाले 4-5 लोग बस नरेंद्र सरेंडर यही करते रहते हैं सारा दिन। वो ये भूल जाते हैं ये करने से वो अपनी सेनाओं के मनोबल पर भी असर डाल रहे हैं। खैर ये बात कभी और। लेकिन जो ये पूरा कैंपेन था उसकी हवा किसने निकाली? उसकी हवा निकाली उनके खुद के नेता ने। जब पी चिदम्बरम से एबीपी न्यूज के एक प्रोग्राम में पूछा गया 26/11 के बारे में, तो उन्होंने कहा या मुंह से निकल गया, जो भी था, इंटेंशनल था अनइंटेंशनल था जो भी था, लेकिन जो भी था उनके मुंह से निकल गया कि भैया मैं तो चाहता था हो जाए, लेकिन सरकार पीछे हट गई, अमेरिका का दबाव था। 26/11 होता है, उसके 3-4 दिन बाद कॉन्डोलीजा राइस जो अमेरिका की विदेश मंत्री है भारत आती है। वो कहती है ना 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 ऐसा मत कर देना, हमला मत कर देना, और भारत सरकार पीछे हट जाती है। देखिए इसमें भी 2 थ्योरी है। पहली तो यही है जो चिदम्बरम ने बताई कि भैया अमेरिका भारत आया, उसने कहा कि ऐसा मत करना क्योंकि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक अलाई है, वॉर ऑन टेरर चल रहा है अफगानिस्तान में, हमें उसकी जरूरत है। और ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कि जो कांग्रेस सरकार थी वो एक्शन लेने से इसलिए पीछे हटी, उसे ये लगता था कि कहीं इसका फायदा बीजेपी को ना मिल जाए। दोनों ही स्थिति में कांग्रेस करने से पीछे हटी, कोई एक्शन लेने से पीछे हटी। और ध्यान दीजिएगा, गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, लेकिन सरकार कौन चला रहा था? गांधी परिवार, सोनिया गांधी। तो चिदम्बरम ने जो सीधा सवाल उठाया है वो सोनिया गांधी और उनकी लीडरशिप के ऊपर उठाया है। अब भैया तुमने कांग्रेस को गाली दे दी कोई दिक्कत नहीं है, तुमने कुछ भी कर लो, कोई बुराई तुम्हारे अंदर है, सब चल जाएगी, लेकिन गांधी परिवार को तुम कुछ कहोगे कांग्रेस में रहकर, तो वो तो नहीं चलेगा। तो कांग्रेस में एक नेताजी है राशिद अल्वी, उनका कोई काम नहीं है, उनका सिर्फ एक काम है कि जब भी मुसलमानों की बात आएगी, वफ की बात आएगी, पाकिस्तान की बात आएगी, कोई भी ऐसा मुद्दा आएगा, वो एजेंसी को घर बुलाएंगे और एक बयान दे देंगे। और राशिद अल्वी की ना इतनी औकात है, ना इतनी हैसियत है, ना उन्हें कोई एजेंसी इतना पूछती है कि भैया वो अपने मन से कुछ कह दे। इसका मतलब कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने, या वो लीडरशिप डायरेक्ट चिदम्बरम के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती है। तो उन्होंने एक तरीके से राशिद अल्वी के द्वारा ये कहलवा दिया कि भैया ये जो चिदम्बरम कह रहा है ना, ये हमारा स्टैंड नहीं है। राशिद अल्वी ने क्या कहा? राशिद अल्वी ने ये कहा कि जो ये बयान दिया है चिदम्बरम ने, ये तो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। अरे साहब, ये तो ओबामा ने कहा है, चिदम्बरम ने तो अब कहा जाकर 16-17 साल बाद जाकर, ओबामा ने तो अपनी किताब में लिखा है। और अब राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं कि भैया बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, और पहले क्यों नहीं बोले, तब क्यों नहीं इस्तीफा दिया? देखिए होता क्या है किसी भी सरकार में, इस सरकार में भी होता होगा, पिछली भी हर सरकार में होता है। मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं कोई निर्णय लेने के लिए, सीसीएस की बैठक है या कोई भी बैठक है, जरूरी नहीं है कि 10 के 10 लोग उस चीज पर सहमत हो। 1 या 2 लोग ऐसे भी होंगे, 3 लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि भैया नहीं, ये रास्ता नहीं लेना चाहिए, कोई किसी और रास्ते से हमें इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन जब एक आम राय बन जाती है, उसके बाद उन 2 लोग 3 लोगों की राय महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, फिर वो भी उसी के साथ चलते हैं। इस सरकार में भी होता है। तो अब चिदम्बरम देखिए, अब वो अपनी जान बचाने के लिए कह रहे हैं, अपना नाम बचाने के लिए कह रहे हैं, जो भी है, लेकिन चिदम्बरम ने कहा कि मैं चाहता था लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया।
अब क्योंकि गांधी परिवार पे बात आ गई तो गांधी परिवार का आदमी आया है डिफेंड करने के लिए, अरे अरे नहीं, चिदम्बरम साहब का निजी बयान है साहब, बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया, ये राशिद अल्वी कह रहे हैं। और राशिद अल्वी की खुद में कोई, और उन्होंने उनका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, ये तो बीजेपी के एजेंट है। देखिए कोई भी कांग्रेस में कुछ भी बोले, सबसे आसान है कि भैया ये तो बीजेपी का एजेंट है। राशिद अल्वी बीजेपी, माफ कीजिएगा, चिदम्बरम बीजेपी के एजेंट, मनीष तिवारी बीजेपी के एजेंट, कांग्रेस का सर्टिफिकेट कैंसिल बीजेपी का। उसके बाद शशि थरूर, ये भी बीजेपी के एजेंट। उसके बाद गुलाम नबी आजाद, ये भी बीजेपी के एजेंट। G23, अरे ये तो बीजेपी ने बनवाई थी। मेरा सवाल ये है कि भैया बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि आपकी जो कोठरी थी, जो किचन कैबिनेट थी, उसके सब लोगों को अपनी तरफ लेने लगी है, तो सवाल आपकी लीडरशिप पे उठता है भैया, सवाल आपकी लीडरशिप पे उठता है कि सारे बीजेपी के एजेंट कैसे हो जाते हैं और सब आपको लेकर छोड़ के क्यों जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने तो कहा ना रजत शर्मा के शो में कि जितने लोग अब अंदर भी हैं वो भी घुटन महसूस कर रहे हैं। वो भी राहुल, खुले में कोई नहीं कहता, लेकिन सब अंदरूनी तौर पर ये कहते हैं कि जो राहुल गांधी है ना, बर्बाद कर देगा इस कांग्रेस को। अब ये बात उठने लगी है। दूसरी चीज, राशिद अल्वी ने तो कहा ही कहा, कहलवाया गया। एक तरीके से राहुल गांधी का ये आदेश है कि भैया राशिद भाई ये बोलिए, चिदम्बरम इस्तीफा दो, चिदम्बरम तुम्हारी गलती है, तुम्हारा इंडिविजुअल बयान है, कांग्रेस का लेना देना नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बीजेपी के एजेंट हो। अब राहुल गांधी गए हैं वहां कोलंबिया, वहां क्या किया वो भी बताऊंगा अभी। तो उन्हें फोन गया होगा, अच्छा, उसने पवन खेड़ा को या सुप्रिया सिन्हा को फोन मिलाया होगा, चलो राशिद अल्वी को लगाओ काम पे, और वही हुआ। इसके बाद एक नेता है सुरेंद्र राजपूत, उनसे पूछा गया, कह रहे नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है, चिदम्बरम झूठ बोल रहा है। अरे भैया सुरेंद्र राजपूत जी, आपको कोई जानता भी नहीं है। आज भी आप एक आम आदमी से पूछेंगे ना कौन सुरेंद्र राजपूत, कोई नहीं जानता। कांग्रेस के सर्कल में बहुत लोग जानते होंगे, प्रवक्ताएं 2-4 बार टीवी पे आ गए तो शायद कुछ जानते भी होंगे। पी चिदम्बरम इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर रहा, पी चिदम्बरम इस देश का गृह मंत्री रहा, और पी चिदम्बरम वो व्यक्ति है उन 3-4 लोगों में है जिसके ऊपर सोनिया गांधी सबसे ज्यादा विश्वास करती थी। तो आपसे ज्यादा सरकार में क्या चल रहा है कम से कम उन्हें पता होगा। आपको तो कहीं टिकट भी नहीं मिला अब तक चुनाव लड़ने के लिए, कब से चप्पल घिस रहे हैं। उसके बाद आज तक के एक शो में इनके एक और प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा, उनसे पूछा गया कि भैया ये पी चिदम्बरम के बयान पे आपका क्या कहना, कह रहे वो तो पार्टी बताएगी। तो एंकर पूछती है भैया आप प्रवक्ता हो, पार्टी ने आपको भेजा है बताने के लिए, कह रहे नहीं नहीं मेरा तो ये मानना है कि गलत है, बाकी पार्टी बताएगी। तो ये स्थिति है कि कांग्रेस में किस तरीके से कम्युनिकेशन गैप खुद के बीच में है। कोई उनस नहीं लेना चाहता, कोई नहीं चाहता कि ये मेरे मत्थे आए कि मैं ये कहूं कि नहीं कांग्रेस ने गलती की। और हुआ ना, क्या 26/11 के बाद कोई एक्शन लिया कांग्रेस ने, मुझे ये बता दीजिए। मैं बताता हूं, बहुत सारे एक्शन लिए भैया। यहां तो ऑप सिंदूर हुआ, बालाकोट में स्ट्राइक हुई, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सब कुछ हुआ। पाकिस्तान इन्होंने भी किया कांग्रेस ने। 2008 में आतंकी हमला होता है, उसके बाद जब पी चिदम्बरम को गृह मंत्री बनाया जाता है, 30 तारीख के आसपास बनाया जाता है, वो व्यक्ति साफ कह रहा है भैया मैं ना बनना चाहता था, मुझे जबरदस्ती बनाया गया। मनमोहन सिंह ने कहा नहीं फैसला हो गया, अब आपको बनना है फाइनेंस मिनिस्टर से गृह मंत्री। और चिदम्बरम क्या कहता है, मुझे नहीं ये पता कि भैया हमारी सिक्योरिटी स्टेटस क्या है, हमारी इंटेलिजेंस स्टेटस क्या है, हमारी कितनी फोर्स है, कहां है, क्या डिप्लॉय है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी और मुझे उतार दिया गया। आप जब इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हैं, कम से कम आपको ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसे उसकी जानकारी हो। प्रधानमंत्री अतिरिक्त प्रभार ले सकते थे, आप एक नए व्यक्ति को लाते हैं, पहला तो ये। दूसरा, पाकिस्तान में बाढ़ आती है, आप वहां 225 करोड़ रुपए देते हैं कि नहीं नहीं साहब 1,72,00,000 लोग इफेक्ट हो गए हैं, अगले साल ही बाढ़ आती है और आप वहां पर 200 करोड़ रुपए देते हैं। संसद में बहस होती है इसके ऊपर कि हमने पैसा दिया। उसके अलावा टनों गेहूं पहुंचाया जाता है, नहीं नहीं वो पाकिस्तानी है ना, भूखे मर रहे भूखे। और अब ये अंतर है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, खून और पानी साथ नहीं बहेगा, हमने पानी रोक दिया। एक्शन ये होना चाहिए था, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं पाकिस्तान की जनता अलग है, वहां की आर्मी अलग है, भैया कोई अलग नहीं है। सबकी जहनियत, सबकी मानसिकता एक ही है कि भारत हमारा दुश्मन है। तो भैया दुश्मन है तो दुश्मनी निभाओ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि 2010 में सोनिया गांधी तब के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के यूसुफ रजा गिलानी के साथ बैठकर मैच देखती हैं।
और आज सुप्रिया सुनीत कह रही है शर्म आनी चाहिए, आप मैच देख रहे हैं, भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं। भैया सिद्धारमैया ने भारत को बधाई दी, रेवंत रेड्डी ने दी, दीपेंद्र हुड्डा ने दी, तो उन्हें भी आनी चाहिए क्या शर्म? उन्हें बना लो ना पहले। ठीक है, मैं पर्सनली खुद मानता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, दोनों को नहीं खेलना चाहिए। सरकार का जो फैसला था निश्चित तौर पर गलत था, नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए आप खेल गए, भारत जीत गई है, तब तो आप बधाई दे सकते हैं। भैया उन युवा खिलाड़ियों ने भारत का मान रखा, 3 बार हराया, ठीक है, जिस भी कंडीशन में हुआ, लेकिन जब जीत गए, जब हो रहा है, तब तो आप अपने देश के साथ खड़े होंगे। तब भी आप कहेंगे अरे शर्म आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए भाई? हम खड़े उन 11 लड़कों के साथ, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। शर्म तुम्हें आनी चाहिए। जब लोग मर रहे थे तो तुम्हारे सोनिया गांधी मैच देख रही थी, और बायलेटरल सीरीज थी, ये मल्टीलेटरल सीरीज है। भारत ने पहले कह दिया बायलेटरल हम नहीं खेलेंगे, वो बायलेटरल थी, ये बायलेटरल नहीं है, ये भी अंतर है। और आप अमेरिका के दबाव में सरेंडर करते हैं, तो अब बताइए तब सरेंडर किसने किया और क्यों किया? और ये सब भी छोड़ दो, चलो मैच है, ये है, वो है। 2010 के अंदर इन्होंने 25 आतंकी गुडविल जेस्चर में छोड़े थे इस कांग्रेस ने, कि हम इन आतंकियों को छोड़ देंगे तो पाकिस्तान को थोड़ी सी एक तरीके से कह सकते हैं कि ठीक है हम दरवाजे खोल रहे हैं, अमन की आशा। 25 आतंकी छोड़े थे, उनमें से एक शाहिद लतीफ 2016 पठानकोट जो अटैक हुआ था 2016 में, उसका मास्टरमाइंड था। और 2021 या 2019 कहीं के आसपास सेना ने उसे जहां वो जाना चाहता था वहां पहुंचाया है 72 के पास। ये अंतर है। ये किया आपने 26/11 के बाद। आप कंपेयर कर लो क्या हुआ ऑप सिंदूर के अंदर। और आप कहते हो पी चिदम्बरम बीजेपी का एजेंट है, तो बीजेपी के एजेंट की स्लिप काटने की तो जल्दी ऐसे रही जैसे एक आदमी कांग्रेस दफ्तर में बैठाए इसलिए है कि इसका सर्टिफिकेट कैंसिल, इसका कैंसिल, इसका कैंसिल। कहां तक करोगे भाई? कांग्रेस खाली हो गई है। राहुल गांधी के पीछे खड़ा कौन? सुप्रिया सुनीत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश। विदेश जाता है तो वो पित्रोदा। 4 लोग हैं ना, इसके अलावा तो कोई नहीं बचा। ये हालत है। जितने भी लोग थे जो राजनीति को समझते थे, जो दादी के पापा के टाइम के थे, सब बाहर कर दिए। जो अपने साथ के थे वो कर दिए भैया बाहर। अभी वो सुरेंद्र राजपूत का ये ट्वीट पढ़ रहा था मैं आज। वो कह रहा कांग्रेस इतनी महान पार्टी है कि 35-40 साल के अंदर बनने के 35-40 साल के अंदर देखिए हमने अंग्रेजों को भगा दिया। ये होती है महानतम पार्टियां, ये होता है लीडरशिप। मैंने कहा उससे बड़ी लीडरशिप तो राहुल गांधी की है। उसने 6 साल 7 साल के अंदर 10 साल के अंदर पार्टी को ही खत्म कर दिया। ये तो और बड़ी लीडरशिप है, 35 साल और 10 साल। खैर जो भी है, जिस तरीके से जो नरेंद्र सरेंडर का पूरा कैंपेन था उसके अंदर चिदम्बरम ने जो हवा निकाली है, अब कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि दाएं झांके कि बाएं झांके इस पूरे मैटर से कैसे निकले। अब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर भी है। अब जैसे वो विदेश पहुंचे कोलंबिया, अब पहले तो ट्वीट आया कि 4-5 देशों में जाएंगे, और ज्यादातर वो देश हैं जहां एक सही प्रॉपर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है ही नहीं। कहीं लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, कहीं किसी तरह का, कहीं कुछ कहीं कुछ। कोई खास खाद्य पदार्थ के लिए मतलब मशहूर है कोलंबिया जैसा देश, वहां पहुंचे हैं। और वहां जाकर जो पूरा का पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम है पूरा खुश हो गया। अरे फोटो डालने लगे कि देखिए राहुल गांधी ने कोलंबिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात की है। और देखिए झूठ किस महीन तरीके से परोसा जाता है। पहली बात, राहुल गांधी ने वहां का जो प्रेसिडेंट है गुस्ताव पेट्रो, उससे मुलाकात नहीं की। जो वहां सेनेट का प्रेसिडेंट है, यानी कि एक तरीके से कह लीजिए लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष, कुछ उसी के समकक्ष टाइप, जो लीडियो ग्रासिया, उससे मुलाकात की है। और कह रहे हैं देखिए राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट से मुलाकात की, दोनों देशों के बहुत से अच्छे संबंध स्थापित करने में वो लगे हुए हैं, और प्रेसिडेंट ने मुलाकात करने से मना कर दिया। ये स्थिति है इन भाई साहब की। उसके बाद एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, अब मैं उसका वीडियो नहीं चला सकता, कॉपीराइट वाली बात आ जाती है। बैठे हुए क्या कह रहे हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी कल्चर्स हैं, बहुत सारी आइडियाज हैं, और फॉल्ट लाइन है सबके बीच, और उसे सही करने का एक तरीका है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को बीजेपी कमजोर कर रही है। साहब जो ये भाषाएं हैं, कल्चर है, आइडिया है, धर्म है, ये भारत की एक तरीके से ताकत है जो उसको बाइंड करके रखते हैं। वो फॉल्ट लाइन नहीं है। आप अंतर समझिए मानसिकता के अंदर। किसी देश में इतनी विविधताएं नहीं मिलती हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है हमारी।
ये फॉल्ट लाइन नहीं है, फॉल्ट लाइन आप क्रिएट करते हैं, उत्तर का दक्षिण से लड़ाते हैं, जाति के आधार पर करते हैं, आप ढूंढते हैं फॉल्ट लाइंस। भारत इसको लेकर चल रहा है और आज से नहीं चल रहा। आप जहां से आते जब वो थे भी नहीं, हम तब से लेकर चल रहे हैं इसे। यही अंतर है, एक भारतीय जब सोचता है किस तरीके से सोचता है, और एक जब वेस्टर्न थॉट से इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति सोचता है तो किस तरीके से सोचता है, इसका फर्क है। ये दिखाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं। और अगर इस तरह की सोच के साथ कोई व्यक्ति देश का लीडर बनना चाहता है तो निश्चित तौर पर स्थितियां बद से बदतर ही होंगी। और विदेश में जाकर भारत की डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, और जब भारत में आपके पास मौका था भारत की सुरक्षा करने का, तब आपने कोंडोलीजा राइस के कहने पे, अमेरिका के कहने पे आपने कह दिया हम कुछ भी नहीं करेंगे। अरे साहब, आप ऑपरेशन पराक्रम चला था, कम से कम सेना ही सीमा पे खड़े कर देते। मैं कह रहा हूं नहीं किया था अटल बिहारी ने भी हमला, संसद के हमले के बाद नहीं किया कुछ। कम से कम सेना खड़ी करके कुछ 2-4 दिन, महीना भर पसीना तो दिलाया पाकिस्तान को। करना चाहिए था, कुछ जवाब देना चाहिए था। तुम इतना ही कर लेते। तुमने तो जाकर ये बलूचिस्तान में अपना हाथ एक्सेप्ट कर लिया कि हम शर्म अल शेख में कि भैया वहां हम लोग हैं। आप तो इस तरह का ब्लंडर कर रहे थे। आपके विदेश मंत्री तो जाकर यूएन में पुर्तगाल की भाषण पढ़ लेते थे, आप तो वो सब कर रहे थे। बहुत कुछ है, बोलते चले जाएं तो बस होता ही चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा सरकार में कमियां नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो स्थितियों में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। खैर, राशिद अल्वी को छोड़ दिया गया है खुला कि भैया आप बोलिए। अब इस तरह के 2-4-5 और टटपूंजी आएंगे, वो भी कहेंगे अरे चिदम्बरम साहब, चिदम्बरम साहब। हिम्मत है गांधी परिवार खुल के खुद से बोले, तब बताएगा चिदम्बरम कि मैंने जो गोभी है ना वो गमलों में नहीं बोई है, वो गोभी कहां कहां बो सकता है वो सब बता देगा। इसीलिए ना शशि थरूर के सामने खुल के सामने आते हैं, ना चिदम्बरम के आएंगे, ना मनीष तिवारी के आएंगे, क्योंकि ये इंटरनल कोटरी के लोग थे। खैर, इस पे जो भी अपडेट आएगी वो सब आपके सामने लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।